तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो देखने के बाद आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। फिर चाहे स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, नीट का या जेई का, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। तो ये वीडियो से पहले मैंने एक रिसेंटली वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपको बताया कि हम ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक बार आप वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वो भी इसी का एक पार्ट आ जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो देखो, इसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक में हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक की रिएक्शन होती कैसे है। फॉर एग्जांपल की अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल बात करूं कि रिएक्शन कैसे होती है, अगर आपके यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो वो किसी ना किसी रेजेंट के साथ रिएक्ट करता है। कोई भी एक रेजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये रेजेंट ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो उसके बाद क्या करता है, ये प्रोडक्ट बना देता है आपके पास। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। पर दोनों स्टेज के बीच में, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एक स्टेज बनती है जहां पे एक इंटरमीडिएट हमारे पास बनता है। ये इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट एक शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती हैं, मतलब जो हाइपोथेटिकल होती हैं, और वो इंटरमीडिएट के बाद क्या प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो जाता है। तो अगर आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझना, आपको सबसे पहले रेजेंट का पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट का पता होना चाहिए क्या होता है, और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मान लो कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मैंने लिख लिया आर एक्स, लिख लिया कोई भी, ठीक है। और आर और एक्स के बीच में बॉन्ड है। जब ये रेजेंट जो होता है, जो रेजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो ये सेंट्रल जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड टूटता है। तो बॉन्ड टूटने के बाद क्या बनता है? इंटरमीडिएट वो बनता है, और इंटरमीडिएट के बाद आपके पास क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो इस पूरे जो हमारे पास जीओसी होती है, जो बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में देखो, हमारे पास बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का ब्रेक होना। मैंने अभी बताया ना, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में अगर हम बात करते हैं, या कार्बन और कोई और भी मॉलिक्यूल आपके पास हो सकता है, तो इसके बीच का बॉन्ड जो टूटेगा, वे बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है। तो जो सबसे पहला हमारे पास बॉन्ड टूटने का मेथड होता है, वो हमारे पास होता है होमोलिटिक फिजन या होमोलाइसिस। अब होमोलिटिक फिजन या होमो का मतलब आपके पास क्या होता है? इस चीज का होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन वो भी यही हो जाती है, ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट बोथ द एटम स्पीसीज रिटेन वन इलेक्ट्रॉन ईच। देखो, अगर आपको यहाँ से डेफिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे मैंने अभी ये बताया कि लेटर से कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। अब ये एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से हमें पता बनता है, ठीक है। अब लेटर से अब ये बॉन्ड अगर टूटता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाए और इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो दोनों के पास सेम चला गया, होमो हो गया। तो इस तरह की जो फिजन है उसको हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन या होमोलिसिस बोलते हैं। तो इसके कुछ एक पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि सिमेट्रिकल मैनर में, सिमेट्रिकल का मतलब क्या? दोनों की तरफ सेम इलेक्ट्रॉन गए, एक एक गया है, तो एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया कि जैसे ये ए है, ये एक बॉन्ड इसके बाद इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया, बॉन्ड टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला गया, और आपके पास यहाँ पे क्या बन गए? 2 स्पीसीज बन गई। और ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं ऐसी स्पीसीज को हम। और देखो यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने नेक्स्ट हमने कौन सी ली है? मिथाइल की। देखो, मिथाइल और मिथाइल की यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, और आपके पास यहाँ पे क्या बन गया? मिथाइल फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो गए। थर्ड पॉइंट क्या होता है इसमें कि ये फ्री रेडिकल्स करते हैं जो कि शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जो ये रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब देखो, अब अभी तो मैं सर हम कंसेप्ट कर रहे हैं, जब आगे जाके आप रिएक्शंस करोगे तब आपके पास क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे कोई भी एक्स मॉलिक्यूल है, अब आपके पास ऑर्गेनिक कोई भी एक्स मॉलिक्यूल है, तो आपको एरो के ऊपर ना रिएक्शन कंडीशन दी होती है। तो देखो यहाँ पे वो रिएक्शन कंडीशन अगर यूवी लाइट लिखी हुई है, हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है, पेरोक्साइड लिखा हुआ है, या सनलाइट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो वो रिएक्शन है, वो उसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा? होमोलिटिक फिजन होगी। मतलब उसमें आपके पास क्या बनेगा? उस रिएक्शन में आपके पास फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे। अब सेकंड हमारे पास आता है हेट्रोलिटिक फिजन। है, हेट्रो का मतलब ही क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट हो गया, इसका मतलब क्या? इसमें जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे? एक ही एटम के पास चले जाएंगे। मैं कार्बन की एग्जांपल ही, आप कोई भी ए बी की एग्जांपल ले लो, या ए कोई भी एग्जांपल ले लो, ए बी की एग्जांपल है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? सिर्फ एक ही स्पीसीज के ऊपर, चाहे बी की तरफ चला जाए चाहे ए के ऊपर चला जाए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्पीसीज के ऊपर जाएंगे। तो ये तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, डिफरेंस हो गई, इसको अनसिमेट्रिकल हो गया, और इसको हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन बोलते हैं। और डेफिनेशन आपके सामने क्लियर है, आ रही है लिखी हुई। अब सेकंड देखो, ये फिजन जो होती है वो कौन सी होती है? अनसिमेट्रिकल होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जैसे ए बी एक स्पीसी है, ठीक है। अब देखो, और ये जो रिएक्शन कंडीशन, इसकी ध्यान रखना, ये हमेशा क्या पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। और देखो,
यहाँ पे दो केस बन गए। दो केस कौन से बन गए? अगर देखो ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों बी के ऊपर चले गए, अब बी ने इलेक्ट्रॉन गेन की है तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ए के ऊपर पॉजिटिव। और अगर उल्टा हो जाता है, अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए के ऊपर चले जाते हैं तो ए ने गेन की है तो ए पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, और बी पे कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि इस केस में किसकी फॉर्मेशन होती है? इसमें कैटायंस एंड एनायंस बनेंगे, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कैटायंस और एनायंस ही बनेंगे आपके पास। अब देखो इन दोनों के बीच कुछ एक मेजर डिफरेंस हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं फटाफट, जो मैंने पहले बताए वही वाले। जैसे सबसे पहले है कि होमोलिटिक में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का सिमेट्रिकली होता है, और हेटेरोलिटिक में क्या होता है? अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेक होता है। फिर होमोलिटिक में क्या होते हैं कि दोनों स्पीसीज के पास सेम इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। हेटेरोलिटिक में क्या होता है? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। देन थर्ड पॉइंट होमोलिटिक में अगर देखते हैं तो इसमें क्या फॉर्म हुआ था? फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते थे जिसके ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाता था। एंड हेटेरोलिटिक में क्या होते हैं कि इसमें चार्ज आयंस, कैटायंस एंड एनायंस फॉर्म होते हैं। एंड जो होमोलिटिक होती है हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट हो गया, यूवी लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, परऑक्साइड हो गया, इनके प्रेजेंस में होती है। और जो हेटेरोलिटिक है ये हमेशा क्या? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता? जैसे ये HCl हो गया, ये पोलर सॉल्वेंट हो गया, मतलब जिसमें पोलैरिटी होती है, जैसे वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट में आ जाता है। पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये टेक प्लेस करती है रिएक्शंस। अब हमने पढ़ना है रेजेंट्स के बारे में। ये रेजेंट्स कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको आप इलेक्ट्रोफाइल भी समझ सकते हो। इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग। मतलब इन जो स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब अगर ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेती हैं, इस पे खुद पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव नेचुरली, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? इनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, या कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं हम। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें एल्यूमिनियम के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये है तो वैसे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बट साथ में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन आराम से गेन कर सकता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया। इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया तो मतलब ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और दे अटैक द साइट ऑन द साइट हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज, कैटायंस और न्यूट्रल। न्यूट्रल की मैंने आपको एग्जांपल दे रही है AlCl3, चार्ज कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसके अलावा वो कैटायन आ जाए कोई भी, वो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। और इसके अलावा क्या होता है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट मैंने जैसे बताया वो पॉइंट हो गया आपके पास। अब ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो लुईस एसिड होंगे, आपने पढ़ा हुआ इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लुईस एसिड्स होती हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देखो इसमें देखो जो BF3 हो गया, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। और ये H पॉजिटिव और NO2 क्या हो गए? पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है। तो ये कौन से रेजेंट हो जाएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट हो जाएंगे। अब न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे वर्ड आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भी 2 वर्ड से बना हुआ है। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग। अब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ऐसी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज को प्यार करती हैं, पॉजिटिव चार्ज लविंग होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से जनरेट होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट से होते हैं। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज को प्यार करते हैं, इन पे खुद पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव अकेला हम नेगेटिव चार्ज लिख लेते हैं, सॉरी नेगेटिव चार्ज लिख लेते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट कौन से होंगे? या तो जो नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे वो होंगे, या ऐसी न्यूट्रल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, जैसे अमोनिया। तो आपको पता है अमोनिया के ऊपर यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो अमोनिया न्यूट्रल है, और इसके ऊपर लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो जाती है। तो इसके पॉइंट्स फटाफट हम देख लेते हैं, ठीक है। दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ठीक है। न्यूक्लियस लविंग है तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी, ठीक है। और ये कहाँ पे अटैक करेंगे? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा या जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। और ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती हैं, अनाइंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। और इनके पास क्या? लोन पेयर होते हैं, और ये लुईस बेस होती हैं। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है उसको हम लुईस बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। एग्जांपल देखो यहाँ पे आपके पास आ गया OH नेगेटिव आ गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया। Cn नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाटर आ गया, H2O, ये H2O ही है बेसिकली, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ गई। अमोनिया मैंने अभी बताया था, लोन पेयर्स आ गए, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ गई। तो ये कौन से हो जाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट की कुछ एक एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, ये वाली होती है।
ओके, अब मैंने बताया रेजेंट के बाद बीच में क्या कौन सी स्टेज फॉर्म होती है, स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, अगर कोई भी यहाँ पे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो रिएक्ट किसके साथ करता है यहाँ पे, रेजेंट के साथ। तो रेजेंट कौन से होते हैं, मैंने आपके अभी हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रोफिलिक हो सकते हैं या न्यूक्लियोफिलिक हो सकते हैं। तो बीच में सबसे पहले कौन सी स्टेज बनती है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनते हैं, इंटरमीडिएट बनते हैं, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ इंटरमीडिएट बनते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीख लिया, ऑर्गेनिक देख लिया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रेजेंट के बारे में देख लिया क्या होते हैं, ठीक है। अब हम इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन कब फॉर्म होता है, लेट अस से आपके पास ये कार्बन का कोई एक मॉलिक्यूल है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इधर भी कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन या इधर कोई भी एक्स मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी एक्स मॉलिक्यूल है। अब लेट्स अब ये बॉन्ड ब्रेक इस तरफ से हुआ कि जो एक्स है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा। अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, एक्स नेगेटिव। अब यहाँ पे कार्बन कौन सा चार्ज कैरी करे, पॉजिटिव, तो ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो देखो कार्बन एटम जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा नेचुरली वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन जाएगी, ठीक है। तो कार्बन के पास वैसे तो ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब सिंस उसने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे जो उसके साथ स्पीसीज लेके थे वो साथ में ले गया, तो उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस केस में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे। और देखो अब ये इस केस में कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 तीन बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड पे कौन सी हाइब्रिडेशन होती है आपके पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी हमारे पास, sp2 आ जाएगी। और sp2 है तो 3 पे कौन सी शेप होती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप इसकी होगी, ठीक है। तो अब स्टेबिलिटी जो कार्बोकेटाइन की होती है, ठीक है, वो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, ये वाला होता है, देखो सबसे ज्यादा टर्शरी वाला होता है। टर्शरी देखो क्या होता है, ये कार्बन है, ठीक है, अगर यहाँ भी कार्बन लग गया मॉलिक्यूल, यहाँ भी कार्बन लग गया, यहाँ भी कार्बन लग गया, ठीक है, तो ये कौन सा होता है, टर्शरी होता है, ठीक है। और प्राइमरी कौन सा होगा, अगर दो साइड तो आपके पास कार्बन लगी हुई है, ठीक है, एक साइड एच लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, और प्राइम में क्या होगा, सिर्फ एक ही साइड का CH3 लगेगा, बाकी 2 हाइड्रोजन आ जाएगी। और अगर कोई भी नहीं लगा हुआ, अकेला CH3 ही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन। और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये वाला होता है। ये क्यों होता है, मैं आगे जाके हम पढ़ेंगे इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे कुछ एक और जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटीज की बात की, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना, जब मैं आगे आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, तो आप इनपे भी वो मेथड अप्लाई कर सकते हो, इनकी स्टेबिलिटी ऐसी क्यों होती है। तो सेकंड जो हमारे पास रिएक्टर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास आता है वो होता है कार्बो अनाइंस आते हैं, ठीक है। कार्बो अनाइन क्या होगा, जिसमें कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इस केस में क्या होगा, ये कार्बन कोई भी एक्स मॉलिक्यूल है, इसमें अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक्स कोई ऐसा एटम लगा हुआ है, ऐसा एलिमेंट लगा हुआ जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस केस में जब बॉन्ड टूटेगा तो सारे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर जाएंगे, कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, कार्बो अनाइन बोलते हैं। तो इसमें कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी बन जाएगी। कार्बन के कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, देखो, ठीक है। ये ये वाला ये वाला ये वाला तो बॉन्ड पेयर में आगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आ गए जो लोन पेयर आए इसके ऊपर बॉन्ड ब्रेक के कारण वो आ गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड टोटल बना रहे हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, 3 तो पहले बने होते हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर सकता है, ठीक है। 4 पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। अगर sp3 है तो शेप कौन सी होती है, आप बता सकते हो, ठीक है, पिरामिडल। ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल आएगी, बट लोन पर काउंट नहीं करते हम ज्योमेट्री में, तो शेप कौन सी आ जाएगी, पिरामिडल आ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेगा, ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, अब पॉजिटिव चार्ज जो कैरी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो मतलब कि जो कार्बो अनाइन है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। सिमिलरली जो कार्बोकेटाइन हमने पीछे किया था, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज था, अब ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते थे, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा कार्बोकेटाइन। ये लुईस बेस होता है, वही सेम चीज है, ये मिथाइल कार्बोनाइन होता है। स्टेबिलिटी इसकी ये वाली होती है, ये ख्याल रखना है कि जो स्टेबिलिटी है उल्टी होती है कार्बोकेटाइन से। इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो क्या होता है, मिथाइल कार्बोनाइन होता है। सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है, टर्शरी कार्बोनाइन होता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है ये भी हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बता दूंगा ये ऐसा क्यों होता है। तो ये कुछ एक और डिफरेंट टाइप के कार्बोनाइंस हैं जिसमें आपको बताया हुआ कि क्या क्या ऑर्डर होता है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट प्लीज लेके रख लो, और
जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो अब आप इस पे भी वो एप्लीकेबल कर सकते हो कि कैसे इनका ऑर्डर ये वाला होता है। कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि आप अरेंज करो इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर के बीच में। ओके, फिर लास्ट हमारे पास जो इंटरमीडिएट आते हैं वो होते हैं फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल कब होता है, जब आपके पास जो कार्बन है और इधर भी लेट से कार्बन है, कोई भी और मॉलिक्यूल है, कार्बन एक्स भी हो सकता है कोई भी। अब अगर आपके पास यहाँ पे होमोलिटिक फिजन हो जाती है, होमोलिटिक फिजन हो जाती है, ध्यान देखना, होमोलिटिक फिजन, तो क्या होगा, तो कार्बन के ऊपर क्या एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। अगर वो जो और इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ रहा है उसको हम कार्बन फ्री रेडिकल बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज, ठीक है, जिसमें कार्बन एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बट एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो पेयर में नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोला जाता है। तो फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन होता है इनके ऊपर। ऑड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये बॉन्ड बनाना चाहता है किसी ना किसी के साथ, फटाफट से जाना चाहता है, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, ठीक है, इसलिए इनको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। अगर तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, ठीक है, तब तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो जाती है। अब इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन है, बोले एक इलेक्ट्रॉन और लेना चाहता है, फटाफट से लेना चाहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन कौन सा लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के बीच में आ जाएगा। और जो सबसे ज्यादा है वो इनका, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है कार्बोकटाइन की तरह, मतलब कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शरी वाला होगा और सबसे कम होगा मिथाइल वाला, ठीक है। अब देखिए ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, सिर्फ अगर ये वाला ऑर्डर अगर हम सिर्फ देखते हैं, देखो सेम कार्बोकटाइन वाला हुआ है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्शरी वाला होता है, और सबसे कम कौन सा होता है, मिथाइल वाला होता है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी को अभी एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगी इसके लिए। ओके, अब ये कार्बीन्स है, कार्बीन्स को वैसे तो एनसीईआरटी में इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया हुआ है, पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये दो तरह की सिंगलेट कार्बन होती है और डबलेट कार्बन होती है। और कार्बन कुछ नहीं होता है, क्या होता है, वही कार्बन है, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहा है तो कार्बन फ्री रेडिकल को हम क्या बोलते हैं, कार्बीन्स बोला जाता है, ठीक है। और सिंगलेट कार्बन में क्या होता है, इसमें 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, इनको हम बोलते हैं, ठीक है। और पेयर्ड होते हैं और प्रेजेंट सेम ऑर्बिटल में होता है, इनकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है, ठीक है। शेप प्लेनर और एंगुलर होती है। ट्रिपलेट कार्बन में क्या होते हैं कि 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं। देखो जो सिंगलेट कार्बन है उसको हम ऐसे भी लिखा जाता है, सेम ऑर्बिटल्स में हो जाते हैं, और जो जो हमारे पास ट्रिपलेट कार्बन होती है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, ठीक है। तो ट्रिपलेट कार्बन को बाय रेडिकल या बाइवेलेंट फ्री रेडिकल भी बोल दिया जाता है। ट्रिपलेट कार्बन sp हाइब्रिडाइज होती है और इसकी शेप क्या होती है, एंगुलर होती है। तो ये देखो सिंगलेट कार्बन है, देखो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक ही ऑर्बिटल में आगे, ट्रिपलेट में क्या आगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या अलग अलग ऑर्बिटल्स में आपके पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहते हैं जो ट्रिपलेट कार्बन है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिंगलेट कार्बन। ओके, अब हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोई भी, वो क्यों रिएक्ट करेगा किसी रेजेंट के साथ, वो रिएक्ट ही क्यों करेगा, वो हमें देखना है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो ये बॉन्ड होता है बीच में, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे सिंगल बॉन्ड है चाहे डबल बॉन्ड है, कुछ भी है, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में, उसी के कारण ये सारी रिएक्शंस होती हैं। अब देखो लेट अस से कार्बन किसी भी XYZ मॉलिक्यूल के साथ लगा हुआ है, तो हमें ये पता है कि इस कार्बन की और XYZ एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होते इस बॉन्ड में, जो हमें लगता है कि एक्चुअल में दोनों के बीच में इक्वली शेयर्ड है, इक्वली शेयर्ड ना होके क्या होता है, अगर ये X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये किसकी तरफ ज्यादा लाइक कर जाते हैं, X की तरफ, और अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किसकी तरफ लाइक करेंगे, कार्बन की तरफ। और अगर X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो X ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर कार्बन अपनी तरफ खींच लेगा तो कार्बन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। और चलो हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले ही हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखना है, ठीक है। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इसमें सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स है, सिंगल बॉन्ड होता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना, वही एग्जांपल आएगी। इससे कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे X है। अब अगर X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियली, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस स्पीशीज के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
ठीक है। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होता है कि अब लेट से कोई रेजेंट है, अगर रेजेंट पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब वो देखो किसके ऊपर अटैक करेगा, वो सीधा और सीधा जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, एक्स वाले के ऊपर, इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, कार्बन के ऊपर अटैक ही नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है। और अदर साइड का न्यूक्लियोफाइल की बात करो, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है या इलेक्ट्रॉन रिच होता है, अब वो किस पे अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहां से हमें पता लग जाता है कि कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसे केसेस में कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है जिसमें सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। किसके क्यों मूव करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होता है कार्बन और जो साथ में एटम लगा हुआ है उसके बीच में, ठीक है। ये परमानेंट इफेक्ट होता है। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, वो डिस्टेंस के साथ कम हो जाता है। लेट से ये मैंने लिखा है यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये एक ही मॉलिक्यूल में सारे कार्बन लगे हुए सीधी चेन में, तो जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे ये थर्ड कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, थर्ड कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब बहुत ही कम होगा, और जो फर्स्ट कार्बन है ये वाली, इससे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन के बहुत ज्यादा करीब है, ये क्लोरीन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ इसको खींचेगा। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, लेट से क्लोरीन एक मैग्नेट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन खींचेगा? ये सीवा नहीं जाएगा, जो ये वाला मैग्नेट है, ये वाला मैग्नेट के सबसे करीब पड़ा हुआ है, ये वाला खींचा जाएगा उसकी तरफ, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। तो जो दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। तो देखो मैंने दोनों आपको बता दिए थे। प्लस आई इफेक्ट कब होगा? अगर इसका जो भी स्पीसीज यहाँ पे लगी हुई है, अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाए, कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। अब इस केस में जो एक्स है वो क्या होता है? वो मिथाइल ग्रुप्स या एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। CH3 ऐसे कार्बन है, इधर CH3 लगा हुआ है, तो कार्बन क्या इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा, CH3 इलेक्ट्रॉन भेजना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो CH3 है मतलब वो जो है ये एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल लग जाए जो इसमें एक्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव और इसकी तरफ जाना लग जाए, और इसमें कार्बन के ऊपर क्या आएगा, इस केस में कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, इस केस में नेगेटिव, ठीक है। तो ये कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा, और ये वाला कौन सा आ जाएगा? माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। तो देखो माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो शो करते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गई, ठीक है, NO2 ग्रुप हो गया, एक्स वाला कोई भी हेलोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, CN आ गया, COH ग्रुप आ गया, OH आ गया, NH2 ग्रुप आ गया। ये सारे सारे कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, यही इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी किसकी? कार्बोकटाइन की, कार्बो अनाइन की, फ्री रेडिकल्स की, उन सभी की। तो देखना अब कार्बोकटाइन और कार्बो अनाइन की स्टेबिलिटी की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो तुम कैसे उसको समझ सकते हैं। तो एक साइड्स को अरेज कर लेते हैं। तो देखो जैसे एक कार्बन है, ठीक है, ध्यान रखना, एक कार्बोकटाइन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक टर्शरी कार्बोकटाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, टर्शरी कार्बोकटाइन है। अब इस केस में कार्बन पर कौन पॉजिटिव चार्ज है? जो CH3 ग्रुप है इसका काम का इलेक्ट्रॉन देना, तो इलेक्ट्रॉन इधर देगा कार्बन के ऊपर, जैसे कार्बन के ऊपर देगा, जो कार्बन के ऊपर इस केस में पॉजिटिव चार्ज है उस पर कौन सा आ रहा है? उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और पॉजिटिव जितना कम होता जाएगा उतना ये किसकी तरफ जाता जाएगा? न्यूट्रलिटी की तरफ, उतना ज्यादा न्यूट्रल होता जाएगा। जितना न्यूट्रल हो जाएगा उतना स्टेबल होगा। आपको पता है चार्ज कोई एक स्पीसी न्यूट्रल न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो CH3 ग्रुप जितने ज्यादा लगेंगे उतना इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होता जाएगा और उतनी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। और सबसे ज्यादा CH3 ग्रुप किसमें लगता है? टर्शरी में, फिर प्राइमरी सेकेंडरी में, सॉरी, फिर प्राइमरी में, और एक किस जो मिथाइल फ्री रेडिकल उसमें एक भी नहीं लगा होता। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? CH3 वाला जो आपका सॉरी CH3 वाला जो कार्बोकटाइन है, मिथाइल कार्बोकटाइन है, और जो टर्शरी वाला है कार्बोकटाइन वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और कार्बोनाइन केस में उल्टा हो जाएगा, कार्बोनाइन केस में कार्बन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर यहाँ पे मैं एक टर्शरी कार्बोनाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है। सभी केसेस में देखो 3 CH3 लगे तो एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, मतलब और ज्यादा अनस्टेबल होता जाएगा। इसलिए इसमें जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री होता है।
और उससे ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री होता है, उसके ज़्यादा 1 डिग्री होता है, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, सॉरी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, CH3 मिथाइल वाला जो है कार्बोनाइन, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। आई होप कि आपको पता लग गया स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे होता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ऑर्डर है, जो स्पीसीज होती हैं, क्या क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे कैसे होता है, तो आपको एग्जाम जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपके काम आ सकता है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना स्क्रीन का। ओके, सेकंड आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के केस में होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल केस के बॉन्ड में होता है। देखना ध्यान से क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, तो मैं आगे बताता हूँ इस चीज को। हाँ देखो, यहाँ पे अब 2 कार्बन है, ठीक है, इनके बीच में लेटेस्ट से डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो अब कोई भी लेट से जब रेजेंट अटैक करेगा, सबसे पहले ये जो इफेक्ट है तभी सामने आएगा जब ये इसके ऊपर कोई भी अटैक करेगा, रेजेंट को रिएक्ट करेगा इसके साथ। ठीक है, तो लेट अस से कि ये कार्बन ने जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था, पाई बॉन्ड था, उसके इलेक्ट्रॉन्स किस पे चले गए, इस वाले कार्बन के ऊपर चले गए। ठीक है, तो अब आपका क्या फॉर्म होगा, तो इस कार्बन ने गेन की है, नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसने लूज किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, जो पाई बॉन्ड है वो ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो अब इसका फायदा क्या होगा, लेटेस्ट से देखो, अब लेटेस्ट अगर पॉजिटिव चार्ज अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे लगेगा, 1 नंबर कार्बन पे, 2 पे, 2 पे लगेगा, क्योंकि 2 पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर देता है, ठीक है, तो वो कहाँ अटैक करेगा, उसी इस फर्स्ट कार्बन पे अटैक करेगा। तो इस तरह से जो इफेक्ट हमें हेल्प करते हैं कि अगर रिएक्शन हो रही है वो कैसे रिएक्शन होगी, कौन बॉन्ड है जो रेजेंट है वो कौन सी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हमें यहाँ से पता लगता है उसके बारे में। ठीक है, तो अगर आपने वो रेजेंट को रिमूव कर दिया तो वापस क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अब देखो जो ये इफेक्ट है, ये टेम्परेरी हुआ, क्यों टेम्परेरी क्यों है, ये डिपेंड करेगा रेजेंट के ऊपर। अगर टैकी रेजेंट डाल दिया तो इफेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं डाला तो या रिमूव कर दिया तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या क्यों आता है, क्योंकि अगर कार्बन चेन के में कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग गया तभी ये सामने आएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कब आएगा, ठीक है, जब कोई अटैकिंग एजेंट अटैक करेगा स्पीसीज के ऊपर। पहले से नहीं होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट पहले से ही मॉलिक्यूल के बीच में होता है। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में किसमें होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन तक तो ठीक है, पर उसके बाद क्या होता है, ये इफेक्ट काम नहीं करता है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये आगे की आगे चलता रहता है। लेटेस्ट से कैसे, जैसे यहाँ पे एक मैं ये ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने लेटेस्ट से ये एक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये वाले ऑटोमेटिकली आगे चले जाएंगे। इसको हम बोलते हैं कंजुगेशन। तो कंजुगेशन किसी और वीडियो में हम बात करेंगे, तो मतलब ये आगे के आगे चलता रहता है। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपने जो ऑक्टेट है उसको लीव नहीं करते हैं। पर जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, इसमें देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो मूव करके आगे चला गया, तो अपने ऑक्टेट को अपने वैलेंस शेल को लीव कर देते हैं। तो ये थोड़े से एडिशनल पॉइंट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैंने सारे समझा दिए हैं। ठीक है, तो आपको ये आगे हेल्पफुल रहेगा। चलो अब थोड़े से हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, ताकि देखिए आपको कितने समझ में आया कि नहीं आया। तो जो पहले हम बात करें, होमोलिटिक फिजन है वो कैसे होती है, ऑप्शन देख लेते हैं। सिमेट्रिकल होती है, अनसिमेट्रिकल होती है, दोनों होती हैं, या कुछ नहीं कह सकते। तो आप अपना आंसर बता सकते हो। तो सिमेट्रिकल होती है। सेकंड क्या है, कार्बोकेटाइन के केस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 sp2 sp या sp3d। तो बताइए आंसर क्या होगा, sp2। थर्ड क्वेश्चन, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, टेम्परेरी होता है, परमानेंट होता है, दोनों ही हो सकते हैं, या नहीं कह सकते कुछ। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, अभी हमने डिस्कस किया था, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। फोर्थ क्वेश्चन, अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल इज, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, Bf3 H2O NH3 Cn नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता था, पॉजिटिव, या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने चाहिए। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है, Bf3। आंसर क्या आएगा इसका, Bf3। अब न्यूक्लियोफाइल्स पे कौन सा चार्ज आता है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, सॉरी, लुइस एसिड, लुइस बेस, दोनों होते हैं, या कुछ नहीं कह सकते। न्यूक्लियोफाइल्स बताओ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, लुइस बेस इज द करेक्ट आंसर।
रेजोनेंस तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इफेक्ट आता है वो होता है रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। ये रेजोनेंस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शंस करते हैं तो समझते हैं कौन सा इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम रेजोनेंस का हमें मतलब पता होना चाहिए, रेजोनेंस होता क्या है। देखो कुछ एक हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने बेंजीन की स्ट्रक्चर कभी देखी हो, ठीक है, तो ये देखो अब बेंजीन को आप ऐसे भी शो कर सकते हो और साथ में बेंजीन को आप इसमें भी शो कर सकते हो। इन दोनों में फर्क क्या आपके पास, देखो इसमें डबल बॉन्ड इस साइड आ रहा है और इसमें क्या है, यहाँ से एक आगे शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे शुरू हो गया कि डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल। तो अब ये देखो ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट हमारे पास कर सकता होता है। तो ये दोनों क्या होगा, बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। और एक्चुअल में क्या है कि जो बेंजीन का हम स्ट्रक्चर लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो ये डबल बॉन्ड है वो उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो ना ही तो ये इन दो कार्बन के बीच में है ना ही वो इन दो कार्बन के बीच में है। वो एक्चुअल में क्या, वो डीलोकेलाइज है। एक हम वर्ड यूज करते हैं डीलोकेलाइज, डी लोकेलाइज एक वर्ड यूज करते हैं। डीलोकेलाइज का मतलब क्या होता है कि वो हर जगह ही अपनी पोजीशन चेंज करता रहे। और सर्कल का मतलब क्या है कि वो कहीं पे भी हो सकता है। डबल बॉन्ड एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी 6 कार्बन के बीच में इक्वली, और ये उसकी होती है रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये दोनों उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो अब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस हमने करना है, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट कैसे काम करता है वो ध्यान से देखना। अब देखो जैसे हमने फिनोल की एग्जांपल ली है यहाँ पे, तो फिनोल के ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, OH लगा, ऑक्सीजन के टोटल कितने लास्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। तो उसने मतलब अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज हो रहा है उसका OH के साथ, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज हो गया, ठीक है, और ये 2 लोन पेयर बच गए उसके पास। अब देखो अभी क्या होता है कि इस केस में ये फिनोल हमने लिया है, तो जो ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो जिसके कारण क्या है कि अब इस कार्बन की वैलेंसी तो कितनी है, वो तो 4 ही रहनी है। देखो अभी कार्बन, ये कार्बन लगा हुआ है, एक इसका बॉन्ड ये रहा था, एक ये बनाया हुआ था, एक ये, और एक इधर डबल बॉन्ड बनाया हुआ था, ठीक है, और ऊपर क्या लगा हुआ था, OH लगा हुआ था। अब देखो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहनी है। अगर आप ये वाला बॉन्ड अब नहीं हटाएंगे तो 5 बन जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ये वाला जो बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में आ जाता है। देखो मैं इसको 1 मिनट इरेज कर देता हूँ। अब आपने देखा कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ पे किसकी फॉर्म में आ गया, आपके पास इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आ गया। तो अगले वाले में क्या होगा, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ये आगे चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बन जाता है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, मतलब जो ये आगे आगे शिफ्ट होता जाता है। अब देखो आप यहाँ पे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स अगली पोजीशन पे जाकर उन्होंने बॉन्ड बना लिया और जो बॉन्ड था वो अगली जगह पे जाकर इलेक्ट्रॉन्स बन गए। सिमिलरली अब आगे देखो, अब आगे भी सेम यही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे चले जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए पाई बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड था वो टूट के आगे इलेक्ट्रॉन्स में चला जाएगा। और सिमिलरली फिर आगे ऐसे ही होगा, आगे क्या होगा जाके, अब जो अब आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, उनका बॉन्ड बन गया और बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब लास्ट में ये वाला स्टेप होगा और देखो आपके पास क्या बन गया, वापस फिनोल बन गया। अब अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखते हो, जो बेंजीन को ध्यान से देखना, इसमें देखो जो डबल बॉन्ड कहां से, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे दूसरी साइड से हो रहा है। तो ये दोनों क्या बेंजीन के आपस में कौन सी स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना। पर ऊपर अगर उसके ऊपर कोई हम फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं तो उसके साथ देखो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। और किसी भी कंपाउंड की जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, जितनी ज्यादा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ये आपने माइंड में रखना है। अब देखो अब इस चीज का हमें फायदा क्या मिलेगा। अब देखो अब ये हमें रिएक्शंस में कैसे काम है। लेट अस से आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है, कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है। इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल देखो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, कहाँ पे जा सकता है, जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। और अब इस केस में बेंजीन में जिस जिस पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ वहीं पे अटैक करेगा। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कहीं पे भी इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। अब ऐसे केसेस में देखो जहां पे इलेक्ट्रॉन बेंजीन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे उसको हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। जो प्लस रेजोनेंस इफेक्ट कौन सा हो गया, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, या इसको हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। देखो अब हम इन पोजीशंस की हम बात करते हैं। देखो जो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप एक्स को भी फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है तो उसके साथ में दोनों पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो, ये वाली होती है मेटा और नीचे वाली होती है पैरा। तो इन पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो मेटा पैरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपने अभी अभी अगर ऑब्जर्व किया हो इस केस में, जो हमने कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाई थी जो अभी हमने, इसमें देखो जो अब नेगेटिव चार्ज है वो कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, वो आ रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। देखो यहाँ ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ठीक है, ये कौन सी है मेटा, ये कौन सी है पैरा। और देखो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, पैरा पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे अगेन देखो किस पे आ गया, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। मतलब कि इस केस में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर,
ये फिनोल के ऊपर, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाके लगेगा, वो लगेगा सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, मेटा पे वो नहीं लगेगा। तो देखो अभी बात होगी, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करेगा, अगर उसके ऊपर फिनोल या कोई ऐसा ग्रुप लगा जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के ऊपर भेज सकते हैं। इनकी कुछ और एग्जांपल्स कौन सी, NH2 ग्रुप हो गया, NHR हो गया, ठीक है, तो ये OCH3 ग्रुप हो गया, ये सारे इफेक्ट क्या करेंगे, अब बेंजीन को प्लस R इफेक्ट की तरफ पुश कर देंगे। अब नेगेटिव रेजोनेंस क्या होगा, उल्टा, अब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जैसे हमें NO2 ग्रुप लगा, NO2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है बेंजीन रिंग से, तो नाइट्रोबेंजीन की एग्जांपल आगे देखो। अब क्या होगा, जो N और O के बीच में जो पाई बॉन्ड बना है वो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन भेज देगा, जिससे क्या होगा, जो बेंजीन रिंग के ऊपर पाई बॉन्ड बना है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। तो मतलब आपकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी ये, अब देखो, क्योंकि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, लूज हुए, लूज हुए हैं, तो मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब अगले केस में देखो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या चले जाएंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन वाले वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव तरफ की तरफ जाएंगे। अब जिसके कारण क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो गया, अब सिंस इस पोजीशन से तो लूज हुए हैं, तो इसलिए इस पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही अगले वाला शिफ्ट होगा, और ऐसे करते करते आपके पास क्या आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी सारी, और लास्ट पे आपके पास जो बेंजीन की सेकंड स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाएगी। तो अब देखो इस केस में बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज रिवॉल्व हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज रिवॉल्व हो रहा है, और आप देखो पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशंस पे आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पे, मतलब इस केस में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे कौन सा अटैक करेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव किस पे होता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, मतलब कि अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है और कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ जो बेंजीन को वो माइनस R इफेक्ट की तरफ पुश कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सी पोजीशन में जाके लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा। इनमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं अटैक कर पाएगा, क्यों नहीं अटैक कर पाएगा, क्योंकि इसमें पहले बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो when the transfer of electron is toward the atom or subsequent group attached to conjugated system, it is termed as negative resonance effect, जैसा अभी मैंने आपको समझाया। तो इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ पे अटैक करेगा, सिर्फ मेटा पे कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, पर यहाँ पे तो ऑर्थो एंड पैरा पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो जो अब खाली पोजीशन कौन सी बचेगी, मेटा, मेटा पे कोई भी चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर वैसे अटैक करेगा नहीं, तो अगर फिर भी करवाओगे तो जाके मेटा पे लग जाएगा। उसका नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन को ना नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल दिया जाता है। इसमें जैसे रेजोनेंस में जो भी हमने पढ़ा था उसमें कौन से बॉन्ड रिवॉल्व हो रहे थे, पाई बॉन्ड, बट हाइपर कंजुगेशन में कौन से होते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड रिवॉल्व होते हैं, इसलिए इसको हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें ये कार्बोकेटाइन का हमने एग्जांपल लिया, ध्यान से देखना, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, यहाँ पे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, अब क्या होगा, इस पॉजिटिव तरफ क्या होगा, जो आपका सी और एच के बीच में नेबरिंग जो सी एंड एच है, मतलब जो अल्फा पोजीशन है उसके ऊपर जो सी और एच के बीच में बॉन्ड लगा हुआ है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए। तो अब आपके पास क्या होगा, उस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, बट सी और एच के बीच में से बॉन्ड चला गया, अब यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एच पॉजिटिव ऐसे लग रहा है। अब क्या होगा, अब ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे जा सकता है। अब नेक्स्ट पोजीशन क्या बनेगी आपकी, वहां पे बॉन्ड आ गया और इस इन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड चला गया, अगले में क्या ये यहाँ पे चला जाएगा, अरे यहाँ पे चला जाएगा, तो ये ऐसे बन गया। तो इस तरह से ये आपके पास क्या बनते हैं, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। इसका भी सेम रेजोनेंस वाला हिसाब होता है, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या जितनी ज्यादा यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन वाले स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब यहाँ पे हमने जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन होगा उसमें सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इसलिए जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो मतलब कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट से जो अभी हमने पहले समझा था, और उसको हाइपर कंजुगेशन से भी समझा जा सकता है। तो ये है स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की फ्री रेडिकल्स की, ये एक्सप्लेन करता है। अब थोड़ा तो चलो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको कितना कंसेप्ट आया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ओवरलैप बिटवीन पी ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, ए रेजोनेंस, बी हाइपर कंजुगेशन, सी नो बॉन्ड रेजोनेंस, डी बोथ बी और सी। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो सीधा कुछ नहीं देखना, यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड किसमें होता है, हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस में कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड आता है। तो हाइपर कंजुगेशन, सी ऑप्शन का नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये दोनों सेम ही चीज होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ बी एंड सी आ जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज, अब जब आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बताना है, मतलब जो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन भेजेगा कौन सा होगा, NO2 अभी हमने एग्जांपल की थी, ये तो क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। NH2 और अल्काइल हमने एग्जांपल की थी, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ बी एंड सी। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज, अब हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बताना है, तो ये
आप देख सकते हो यह क्या आएगा इसका आंसर, NO2। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो कुछ नोट्स वगैरह के लिए या कोई और डाउट वगैरह के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड बाय।